नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्पर्श क्लासेस पर बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर की सीरीज चल रही है। कंप्लीट रिवीजन हो रहा है स्टार्टिंग से, जिसमें हम एक एक पॉइंट्स को डिटेल में अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे हैं अपडेटेड पैटर्न के साथ। मेरे नोट्स भी अपडेटेड है और पैटर्न भी अपडेटेड है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर कुछ सिलेबस कम हुआ था, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। जो टॉपिक फिलहाल लेटेस्ट सिलेबस में आपके हैं, सिर्फ और सिर्फ वही कराए जा रहे हैं। सिलेबस का बेस जो है वो हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ पर बेस्ड है ये। आज की इस वीडियो में हम जो शुरू करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिकल पोर्शन, यानी कि आपका जो सांख्यिकी का पोर्शन है, लास्ट की 2 यूनिट्स है आपकी न्यूमेरिकल पार्ट्स, जिसमें आपका सारा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब से सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। इससे आपके बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि डाटा क्या होता है, डाटा कितने टाइप्स का होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो सारी बातें जो हैं आज के इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है आपके सामने डाटा, यानी कि आंकड़े क्या होते हैं। नॉर्मली हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी जानकारी है, जब उस जानकारी को, उस इंफॉर्मेशन को हम सिस्टमैटिक वे में लगा देते हैं, ठीक है, एक पैटर्न में, एक सिस्टम की तरीके से सिस्टमैटिक तरीके में लगा देते हैं, तो वो हमारा डाटा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे जनगणना होती है, ठीक है, जो लोग होते हैं, पूरी टीम होती है जनगणना की, वो अलग अलग एरियाज़ में जाती है, वहाँ की काउंटिंग्स करती है और अपने पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती है। अब पूरी टीम ने अपना काम कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली। अब वो उस इन्फॉर्मेशन को एक अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक वे में लगाएगी, लाइन से लगाएगी सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि सामने वाले व्यक्ति को समझ आ सके। वही हमारा जो सारी इन्फॉर्मेशन है सिस्टमैटिक वे में, वही हमारा डाटा कहलाता है, यानी कि आंकड़े कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। डाटा कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से रखा हुआ रिकॉर्ड है ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी का। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स टू बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज सच एज अ सर्वे और एनालिसिस। डाटा क्या है? डाटा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ फैक्ट या इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है, या फिगर्स भी हो सकती है, जैसे नंबर्स वगैरह हो सकते हैं, जिसको हम किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से हम रखते हैं। जैसे अगर हमें सर्वे करना है, कर रहे हैं, एनालिसिस करना है या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डाटा को सिस्टमैटिक तरीके से रखते हैं, जिसमें हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है या कुछ डाटा हो, कोई फिगर्स हो सकती हैं, ठीक है। बाय डाटा इन स्टैटिस्टिक्स इज मीन्ड द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स और पर्सन। अगर हम स्टैटिस्टिक्स वे में बात करते हैं, ये लाइन अभी नहीं करते, इसको बाद में देखेंगे। अभी मेन पॉइंट आता है कि डाटा के टाइप्स कितने होते हैं। जो आपका डाटा होता है ये अलग अलग तरीके का होता है। हो सकता है इसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हों, हो सकता है उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हों, या उसमें कुछ बातें लिखी हुई हों, कोई सिंबल्स लगी हुई हों, अलग अलग तरीके का डाटा हो सकता है। तो कितने टाइप्स का आपका डाटा होता है, ये आपके सामने फिगर है कुछ, इसको आप देखेंगे, ठीक है। फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डाटा में मेनली डाटा जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला है आपका क्वालिटेटिव डाटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणात्मक आंकड़े। उसके बाद है क्वांटिटेटिव आंकड़ा, जिसको हम कहते हैं मात्रात्मक आंकड़े, ठीक है। तो 2 टाइप्स का हो गया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो इसलिए कहीं भी स्किप मत करना, ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, इनसे आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो आपके 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, जिसमें हमें नंबर्स, फिगर्स देखने को मिल सकते हैं, ये भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है डिस्क्रीट डाटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं असतत आंकड़े, और सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस डाटा, जिसको हम कहते हैं सतत या निरंतर आंकड़े, ठीक है। अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं ज़रा। सबसे पहले आता है हमारा क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा हमारा वो डाटा है या वो कलेक्शन है जिसमें हम किसी भी क्वालिटी को मेज़र कर रहे हों, किसी भी व्यक्ति की, पर्सन की,
ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की, जब हम क्वालिटी को मेज़र कर रहे हैं जिसको हम किसी क्वांटिटी में या नंबर्स में डिफ़ाइन नहीं करते, बल्कि हम उसको किसी वर्ड्स में डिफ़ाइन करते हैं। जैसे अगर हम बताएं कि जो सामने वाला व्यक्ति है, ये इसकी किसी क्वालिटी की हम बात करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, सामने वाला व्यक्ति सोशलाइज्ड वे में बहुत अच्छा है, ठीक है, बोलने का बिहेवियर बहुत अच्छा है। ये क्या, हम सामने वाले की क्वालिटीज़ बता रहे हैं। तो इसमें कोई नंबर्स नहीं है, कोई फिगर्स नहीं है, तो ये डाटा जो है हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। इसके एक बार डेफिनेशंस देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? दे रिप्रेजेंट सम कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव डाटा में आपको कुछ गुण देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। नंबर्स को 1 2 3 4 या 2.1 2.2 इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी है, अगर कोई इंटेलिजेंट है या फिर कोई मतलब आपका ये कह सकते हैं किसी का बिहेवियर है, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, ना ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको तो सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सामने वाला का बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए हम किसी को बताएं कि सामने वाला व्यक्ति इंटेलिजेंट है या ऑनेस्ट है, ईमानदार है, क्रिएटिव है या नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, हम किसी एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं, बुक के कवर के बारे में, ठीक है, बुक केस के बारे में, सॉरी। तो बुक केस के बारे में जब हमने बात की तो उसका एक इन्फॉर्मेशन कर लिया कि जो बुक केस है ये लकड़ी का बना हुआ है, इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत ही स्मूथ है। तो हम उसके क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो सारा डाटा होता है या फैक्ट्स होते हैं, ये आपका क्वालिटेटिव डाटा यानी कि गुणात्मक आंकड़े कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डाटा, मात्रात्मक आंकड़े। मात्रात्मक आंकड़े मतलब नाम से पता चल रहा है जिसमें हमारी कुछ क्वांटिटीज़ हों, कुछ वैल्यूज़ हो, कुछ फिगर्स हो, 1 2 3 4 2.1 2.3 2.8, इस तरीके के कोई ना कोई नंबर्स हो, मैथमेटिकल नंबर्स जिसमें होता है, वो आपका क्वांटिटेटिव डाटा होता है। जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेज़र कर रहे हैं, तो लेंथ मेज़र करने के बाद हम बता सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर है, तो 10 जो है वो हमारा फिगर्स है। तो जो भी डाटा हमारे पास आएगा, जो फैक्ट्स हमारे पास आएंगे, वो क्वान्टिटेटिव डाटा कहलाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जिसमें हो सकती है, जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई हमसे ये पूछना चाहे कि स्पोर्ट्स के गेम में कितने स्टूडेंट्स हैं जो गेम खेल रहे हैं, तो हम बताएंगे 4 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, ठीक है, जितने भी हैं हम उनको काउंट करके बता देंगे, नंबर्स बता दिया हमने। तो ये जो डाटा है वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाता है। अब जो डाटा होता है ये भी दो तरीके का होता है। एक डाटा वो होता है जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं। काउंट करने से मतलब ये है, जैसे कि अगर हम ये बात करें कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से काउंटिंग करेंगे उनकी, और बता देंगे कि भाई 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स है या 50 स्टूडेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि 10.2 स्टूडेंट्स हैं, ये 10.8 स्टूडेंट्स है, ये 10.3 स्टूडेंट्स है, नहीं, पूरे नंबर्स में होंगे, काउंटिंग वाले नंबर्स में 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेंगे। तो वो डाटा जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा डिस्क्रीट डाटा कहलाता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, जिसमें वैल्यूज जो होती है बिल्कुल अलग अलग होती है, सेपरेटेड होती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ये कहें कि हमने 100 बार कॉइन को उछाला, ठीक है, कोई भी सिक्का है उसको हमने 100 टाइम्स उछाला, तो कितनी बार हेड्स आएंगे, कितनी बार हेड्स आएंगे, वो एक नंबर काउंटिंग में होगा। जब हम 100 टाइम्स कॉइन को उछालेंगे तो 80 60 40 34 35 कितने भी टाइम हो सकता है कि हेड्स आ सकता है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि 33.3 टाइम्स हेड्स आएगा, नहीं, पूरा टाइम्स पे ही हेड आएगा। तो ऐसी वैल्यू जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अगर कोई कहे कि कितने फ्लावर्स हैं, तो हम काउंट करके बता देंगे इतने फ्लावर्स हैं। तो जो चीज़ काउंट की जा सकती है वो डाटा हमारे पास डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। अब जो चीज़ हम काउंट नहीं करते बल्कि कैलकुलेट करते हैं, जैसे किसी की लेंथ कैलकुलेट करनी हो, कि हमने कैलकुलेट करके बता दी 10.3 है, ठीक है, तो वो 0.3 भी हो सकती है, 0.4 भी हो सकती है, वो रियल लाइन पर कोई भी नंबर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ काउंटिंग का नंबर हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो ऐसे डाटा को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा, सतत आंकड़े या निरंतर आंकड़े। मतलब इसमें दोनों में आपको कन्फ्यूज़न होगी, इसको एक बार दोबारा से एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि जब हम जो भी डाटा हम दे रहे हैं, जो नंबर दे रहे हैं, अगर हम उनको काउंट कर सकते हैं 1 2 3, मान लीजिए हमारा डाटा ये है कि इसकी स्कूल में 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, 4 बॉयज़ हैं,
हमने इस तरीके से दे दिया, नंबर डाटा दे दिया, तो ये नंबर क्या है, हम काउंटिंग बता रहे हैं कि कितने मेंबर्स हैं, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं, तो ये काउंटिंग का डाटा है सारा का सारा। तो ये जो डाटा होता है ये डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा, ठीक है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा जा सकता कि 5.2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा डाटा डिस्क्रीट डाटा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं लेंथ की, कि एक ऑब्जेक्ट की लेंथ हमने मेजर की कुछ ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग और उनकी लेंथ को बता दिया, किसी की लेंथ 2 सेंटीमीटर हो सकती है, किसी की 2.3 भी हो सकती है, किसी की 8.2 भी हो सकती है, मतलब नंबर पूरा भी हो सकता है और पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो वो डाटा हमारा कहलाता है कॉन्टिन्यूस डाटा, जिसमें रियल नंबर पर जो रियल नंबर लाइन होती है उनमें कोई भी नंबर आ सकता है, पॉइंट वाला नंबर भी इसमें आ सकता है। तो वो डाटा हमारा कहलाएगा कॉन्टिन्यूस डाटा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये तो आता है बात डाटा का, कि डाटा क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटा, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डाटा इन डिटेल्स, मतलब डाटा से आप, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, आंकड़ों के प्रकारों को डिटेल में बताइए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आवर्ती वितरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके पूरे स्टैटिस्टिकल पोर्शन का बेस है, आधार है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको आगे की वीडियोस बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपके छूट गई या कुछ समझ नहीं आया, आगे की वीडियोस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आवर्ती वितरण। अब ये क्या चीज़ है, देखिए हमारे पास अभी हमने डाटा की बात की, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि किसी क्लास में आपने कोई टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद अब स्टूडेंट्स के अलग अलग नंबर आएंगे। मान लीजिए टेस्ट था 50 मार्क्स का, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट के हो सकता है 20 मार्क्स आए, ठीक है, किसी के 21, किसी के 30, किसी के 35, किसी के 33। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बच्चों के 33 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 3 बच्चों के 33 आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट 45 आ जाए, ठीक है, 20 आ जाए। तो ये डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। हमने किसी क्लास में टेस्ट लिया और क्लास में टेस्ट लेने के बाद ये मार्क्स का डाटा हमारे पास आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट के 20 आए, सेकंड के 21, 30, 35, 33, 33, 33, 45, 20, इस तरीके से बच्चों के मार्क्स आ रहे थे। ये हमारे पास डाटा हो गया, ठीक है। अब इसको और ईजीएस्ट फॉर्म में लगाना, ईजीएस्ट फॉर्म में लगाना, ठीक है। ईजीएस्ट फॉर्म में मतलब कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको समझ सके, बहुत ही आसानी से, जल्दी से उससे कोई भी कंक्लूजन निकाल सके। तो अब यहाँ पर आप एक इस चीज़ को छोड़िए, आप दूसरी चीज़ समझिए यहाँ पर कि जो 33 है ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। 20 नंबर है ये भी रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 20 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। 33 आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, आपने यहाँ पे देखा। तो ये कितने, कोई भी नंबर किसी भी डाटा में कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, यही उस नंबर की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बारंबारता, मतलब आपके डाटा में कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है। यहाँ आपके सामने डाटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने। यहाँ पर 33 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 33 की फ्रीक्वेंसी हुई 3, क्योंकि 33 आपके डाटा में 3 बार आ रहा है। 20 की कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो हुई 2। अगर कोई पूछे कि 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 1, क्योंकि ये डाटा में केवल और केवल 1 बार आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये फ्रीक्वेंसी होती है कि कोई भी नंबर डाटा में कितनी बार आ रहा है। इन नंबर्स को बार बार रिपीट करने की बजाय डाटा को शॉर्ट फॉर्म में लिखें ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें, नंबर्स बार बार रिपीट ना हो। कोई भी अगर व्यक्ति अगर इसको देखता है तो एकदम बता दे कि 33 जो है, 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका 33 मार्क्स आ रहे हैं। हर किसी को बार बार काउंटिंग ना करनी पड़े। ये तो आपके पास कुछ ही नंबर्स हैं। मान लीजिए इस तरीके से 100 स्टूडेंट्स हो या 1000 स्टूडेंट्स हो, तो कहाँ तक आप काउंटिंग करेंगे कि इसके कितने हैं? आप आसानी से कोई दूसरे व्यक्ति को आप ये डाटा दे दो, वो नहीं समझ पाएगा। तो इस डाटा को थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को देंगे वो तुरंत उस टेबल को देख के समझ जाएगा कि अच्छा क्लास में या स्कूल में 50 ऐसे बच्चे हैं जिसके कि 60% मार्क्स हैं। उसने तुरंत समझ लिया, उसको ज़्यादा डीपली देखना नहीं पड़ा, ठीक है। तो यही हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कोई भी नंबर कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग पूरे डाटा को हम एक टेबल में रख देते हैं ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति भी आसानी से उस टेबल को समझ सके, फ्रीक्वेंसीज को समझ सके कि कितनी, कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है।
तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक बार डेफिनेशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ओवरव्यू ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू इन सम वेरिएबल्स। किसी भी डाटा में आपकी अलग अलग वैल्यूज है, जैसे 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। उन वैल्यूज का एक ओवरव्यू है कि अलग अलग ना देके एक साथ आपको देखने को पता चल सकता है कि 20 वैल्यू कितनी बार आई हुई है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे ये है, किसी स्कूल में एक ऑब्जर्वेशन किया गया, ठीक है, एक पोल लिया गया। पोल में ये पूछा कि एक क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन के बाद उनको एक फीडबैक फॉर्म दिया जिसमें ये पूछा कि आप एग्री करते हैं या कुछ कुछ एग्री करते हैं, श्योर नहीं है, डिसएग्री करते हैं या पूरी तरीके से डिसएग्री है। बच्चों को फॉर्म दे दिया, बच्चों ने अपनी अपनी राय जो है बता दी। अब उसमें पूरे स्कूल में 20 ऐसे बच्चे थे जो कि पूरी तरीके से उस बात से सहमत थे। 30 बच्चे ऐसे थे जो कुछ कुछ सहमत थे और कुछ कुछ सहमत नहीं थे। ठीक है, मतलब कुछ बातों पर सहमत थे, कुछ बातों पर सहमत नहीं थे। 20 बच्चे ऐसे थे जिनको पता ही नहीं थे कि वो सहमत है या असहमत है, वो श्योर नहीं थे अपनी बात पर। 15 बच्चे ऐसे थे जो उस बात से डिसएग्री थे, असहमत थे। और 15 बच्चे ऐसे थे जो पूरी तरीके से स्ट्रांगली डिसएग्री थे। तो यहाँ पर टेबल देखकर आपको तुरंत समझ में आ गया, ज़्यादा देखना सोचना नहीं पड़ा। नहीं तो डाटा, नॉर्मल डाटा क्या होता कि हम बार बार लिखते 20 टाइम्स, हम स्ट्रांगली एंग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री लिखते। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा बात हो जाती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें हम पूरे डाटा को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर कोई नंबर या कोई बात रिपीट हो रही है तो लिख देते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है फ्रीक्वेंसी है, ये जो है फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो स्ट्रांगली एग्री है वो 20 है, हमने देखते ही बता दिया। तो इसी को ही हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें भी आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पहली आ जाती है यूनिवेरिएट, यानी कि सिंगल वेरिएबल। जब हम केवल और केवल एक ही क्वालिटी की बात करें या सिर्फ एक बात पर ही बात कर रहे हैं, सिर्फ एक वेरिएबल की बात करें। मतलब हमने क्लास में स्टूडेंट्स से पूछा कि आपकी फेवरेट चीज़ क्या है, ठीक है, या आपका फेवरेट फूड क्या है। ये एग्जांपल लेते हैं कि हमने क्लास में गए, स्टूडेंट से पूछा आपका फेवरेट फूड क्या है। फूड जो है यहाँ पर हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि आपका फेवरेट फूड क्या है। ठीक है, एक ही बात कर रहे हैं। वहीं पर ही हम दूसरी जगह ये होता है कि हम क्लास में गए और उनसे पूछे कि आपका फेवरेट फूड क्या है और साथ साथ आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो बातों के बारे में बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स क्या है फेवरेट और आपका फेवरेट फूड क्या है। तो वहाँ पर हमारे 2 वेरिएबल्स हो गए, दो चीज़ें हो गई जिसमें कि हम बात कर रहे हैं। जब हम केवल एक बात पर बात कर रहे हैं या एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका फेवरेट फूड क्या है, ये सिर्फ एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, तो इसको हम यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। ऐसी टेबल जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्वालिटी के बारे में बात हो रही हो। हमने स्कूल में गए, क्लास में गए, हमने बच्चों से पूछा आपका फेवरेट फूड क्या है, हम सिर्फ एक फूड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगल वेरिएबल है। इसकी जो भी टेबल बनेगी फ्रीक्वेंसी की, हम उसको ये कहेंगे कि ये यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है। ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ पर है ये टेबल अभी जो मैंने दिखाई थी, यहाँ पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप एग्री हैं या नहीं है, एक ही बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। तो इस टेबल को हम कहेंगे कि ये टेबल यूनिवेरिएट है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात हो रही है कि आप एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किस हद तक एग्री करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बाईवेरिएट। बाईवेरिएट मतलब कि जिसमें दो वेरिएबल्स हों, इसको हम जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कह सकते हैं, जिसमें हम दो बातों पर एक साथ बात कर रहे हों। जैसे नीचे टेबल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम दो बात करेंगे। हम ये कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपका जेंडर क्या है। यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, हम ये भी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट क्या है और जेंडर भी देख रहे हैं। इंटरेस्ट में कोई डांस बताएगा, कोई स्पोर्ट्स बताएगा, कोई टीवी बताएगा, ठीक है, और जेंडर में आपका मैन हो गया और वुमेन हो गया। अब यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं, दो वेरिएबल है, तो ये टेबल हमारी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल या जॉइंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी कहलाती है। ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल हो रहे हैं, दो बातों पर बात कर रहे हैं। पहली कि आपका इंटरेस्ट क्या है और दूसरी कि आपका जेंडर क्या है। हम यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं कि दो ऐसे लोग हैं जो कि मेन हैं और जो डांस में इंटरेस्ट रखते हैं। 10 ऐसे लोग हैं जो मेन हैं और जो स्पोर्ट्स में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। 8 ऐसे हैं जो कि वुमेन्स हैं और जो टीवी में इंटरेस्ट रखती हैं। ठीक है, 16 ऐसे हैं जो मेन और वुमेन, यानी कि टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में
जो है इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें मैन और वुमेन दोनों आ गए। तो ये टेबल आपका क्या बता रहा है, दो बातों के बारे में बता रहा है, इंटरेस्ट और जेंडर। तो दो वेरिएबल हो गए, तो हम इसको कहेंगे बाइवेरिएट। अब नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट आता है, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, वो है आपका हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे बनाते हैं। नॉर्मली इससे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपसे प्रोसेस ही पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि हाउ टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आवर्ती वितरण तालिका कैसे बनाते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जाम्पल माइंड में ले और उसकी टेबल बनाकर स्टेप वाइज स्टेप दिखा दें। वहाँ पर साथ में आपको मेंशन करना होगा कि स्टेप 1 में आपने क्या किया, स्टेप 2 में आपने क्या किया, स्टेप 3 में आपने क्या किया। जैसे अगर आपको याद हो, आपने 10th 11th में जब ज्योमेट्री पढ़ी होगी, तो ज्योमेट्री में आप कंस्ट्रक्शंस दिखाते थे, ठीक है। 90 डिग्री का अगर एंगल बनाना है, हाउ टू मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री, तब आप 90 डिग्री का एंगल बनाते थे और साथ में स्टेप बाय स्टेप बताते थे कि फर्स्ट हमने लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमने एंगल मेज़र किया, फिर हमने सेकंड लाइन ड्रॉ करी। तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तब आपको पूरा प्रोसेस बताना है। एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं डाटा, ठीक है। आपने एक एग्जाम्पल लिया और उसको आपने पूरा टेबल बनाकर दिखा दिया, साथ साथ मेंशन कर दिया कि आपने कब कौन से स्टेप में क्या क्या काम किया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको एक डाटा दे दिया जाए, जैसे ये है आपके पास, आपको एक डाटा दे दिया गया कि हमने एक क्लास में गए और बच्चों का जो है नंबर्स काउंटिंग की, ठीक है। काउंटिंग करने के बाद हमारे पास ये डाटा आ रहा है, इस डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, इनकी आवर्ती वितरण तालिका बनाइए। ध्यान से समझिएगा, दो तरीके के क्वेश्चन है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि ये टेबल जो है किस तरीके से बनाते हैं, तब वहाँ तो आपको प्रोसेस बताना होगा कि हम कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी डाटा ले सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है क्वेश्चन आने का कि आपको डाटा दे दिया जाए और कहा जाए कि इसकी टेबल बनाइए। वहाँ पर आपको प्रोसेस शो नहीं करना है, आपको नहीं बताना कि आपने कौन से स्टेप में क्या लिखना है। वहाँ पर तो सिर्फ एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, उसका आंसर, उसकी डायरेक्ट टेबल बनाकर आपको दिखा देनी है, ठीक है। डायरेक्ट टेबल बनानी है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है थ्योरेटिकल पार्ट। प्रोसेस पूछा जाए तो आपको पूरा प्रोसेस देना है। सिर्फ क्वेश्चंस पूछा जाए तो उसका सिर्फ आंसर से मतलब है, उन्हें आपने किस तरीके से किया उन्हें कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए बनी हुई, ठीक है। अब इसको आंसर को देख लेते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। टैली मार्क्स आर ऑफन यूज टू मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एग्जाम्पल्स। यहाँ पर ये थोड़ा सा बेसिक हमने बताया, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब हम बनाते हैं तो कुछ टैली चिन्हों का यूज़ करते हैं। टैली चिन्ह कैसे होते हैं, ये इस तरीके से आपके टैली चिन्ह होते हैं, आपने देखे भी होंगे 10th 11th में अच्छी तरीके से किए होंगे मैथ्स में आराम से। तो ये आपके टैली चिन्ह हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि एक सर्वे हमने किया हाउस होल्ड्स का कि किस घर में कितने पेट्स हैं, ठीक है। हमने एक सर्वे किया कि किस घर में कितने पेट्स हैं और हमारा रिजल्ट ये आया। पहले जब घर में हम गए तो उसमें 3 पेट्स थे, सेकंड घर में गए तो उसमें कोई पेट नहीं था, थर्ड घर में गए 1 पेट निकला, नेक्स्ट में 4 पेट्स निकले, फिर 4 निकले, 1 2। तो ये डाटा हमारे पास आ गया। अब हमें इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हमने अपनी तरफ से ले लिया, आप फूड्स का ले सकते हैं, इंटरेस्ट का ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि हम एक टेबल बनाएंगे। टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सबसे पहले हम कैटेगरी एंड कॉलम्स बना लेंगे। कैटेगरी में हमारा क्या है, हमने इसमें देखा कि नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्स के आगे नंबर ऑफ पेट्स, जो कि हमारा मेन वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल हम इनको बोलते हैं। किस पर बात कर रहे हैं कि कितने पेट्स हैं, तो नंबर ऑफ पेट्स हमारा वेरिएबल है। हमने नंबर ऑफ पेट्स सबसे पहले कॉलम में लिख दिया। उसके बाद टैली चिन्ह हम लगाएंगे तो सेकंड कॉलम हमारा टैली का हो जाता है। थर्ड हमारा होता है फ्रीक्वेंसी कि कितने कितने पेट है, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी टेबल का जो परफॉर्मा है वो रेडी हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरीके से परफॉर्मा आपका सेम बनना है, अलग नहीं बनना, सेम बनना है, ठीक है। आपका यहाँ का एक्स का वेरिएबल चेंज होएगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बाकी आपका सब सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टैली द नंबर इन ईच कैटेगरी
फॉर एग्जाम्पल द नंबर 0 अपीयर्स 4 टाइम्स इन द लिस्ट। अब हमने यहाँ पर देखा ऊपर सबसे पहले जीरो नंबर कितने बार आ रहा है आपके डाटा में, 1 2 3 4। जीरो नंबर कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि जीरो के आगे 4 टैली चिन्ह लगाना है। सबसे पहले तो जो भी नंबर्स आपको शो हो रहे हैं ये आपने यहाँ पर लिख दिया 0 1 2 3 4, लाइन से लिख दिए। जो नंबर्स है, जो नंबर नहीं है उनको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। लाइन से हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए। हमने लिख दिया कि किसी के घर में 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें 4 से ज़्यादा पेट हो, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें 0 से कम हो, ठीक है। तो नॉर्मली हमने नंबर्स लिख दिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे 0 पेट कितने घर में है, कितने घर ऐसे हैं जितने 0 पेट्स हैं। हमने देखा 4 हैं, तब हम यहाँ पर इसके सामने 4 टैली चिन्ह लगा देंगे, 1 2 3 4। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1 कितनी बार आया हुआ है। 1 हमने यहाँ पर काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 जो है वो आपका 6 बार आ रहा है, तो 6 टैली चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से हमने काउंट कर करके टैली चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे। टैली चिन्ह लगाने से पहले एक शॉर्ट तरीका आपके लिए है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। आप एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। आपने देखा कि जो 0 है वो 4 बार आया हुआ है, यहाँ पर 4 लिख लो। आपने देखा 6 जो 1 है वो 6 टाइम आया हुआ है, आपने 6 लिख लिया। 2 आप काउंट करो, मान लीजिए 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी लिख दी पहले कि कौन सा नंबर कितनी बार आया हुआ है। अब उसके बाद टैली चिन्ह लगाएंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तो सेम पैटर्न तो ये रहता है, लेकिन वहाँ पर एग्जाम में आप शॉर्ट वे में करने के लिए या इजी करने के लिए आप पहले फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि टैली चिन्ह किस तरीके से लगाए जाते हैं। टैली चिन्ह लगाने का तरीका होता है सीधे डंडे खींचना, सिंपल नॉर्मली, और कुछ नहीं करना है इसमें। आपको नंबर्स में डंडे लगाने हैं, जैसे 1 2 3 4। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है 5 पे आपको हमेशा काट देने हैं। सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर 4 ही नंबर्स जो हैं, डंडे जो हैं आएंगे। 5 पर आपको काट देना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 5 10 15 20 25 इस पर हमेशा हमको काट देना है। 4 से ज़्यादा डंडे एक साथ नहीं लगने। अब मान लीजिए आपका कहीं फ्रीक्वेंसी आपको शो करनी है 6, तो 6 का कैसे टैली चिन्ह आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4 लगाना था तो 1 2 3 4 लगा दिया। 6 लगाना था 1 2 3 4 5 पे कट कर दिया और 6। नेक्स्ट है 5 1 2 3 4 5 पे कट कर दिया। 3 लगाने थे, 3 लगा दिए, 2 लगा दिए। एक बात यहाँ पर रखेंगे आप यार, 1 2 3 4 5 से आप जो हैं ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से, राइट से लेफ्ट की ओर कट करेंगे। आप 1 2 3 4 लिखकर इस तरीके से कभी भी कट नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट नहीं, बल्कि राइट अप से नीचे की ओर लेफ्ट में लेकर जाएंगे। ये आपको बात याद रखनी है कि किस तरीके से कट करना है। तो ये आपके टैली चिन्ह बनकर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो रेडी हो गई। अब यहाँ पर एक बात और यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगी कि किस तरीके से याद करें, क्या लिखें। तो एक बात मैं यहाँ पर क्लियरली बता देती हूँ, इसमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरीके से बनती है। आपने देखा कि क्या किया आपने, पहले आपने टेबल के कॉलम बना लिए, कैटेगरी लिख ली, ठीक है, कॉलम बना ली। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसीज़ को काउंट किया और फ्रीक्वेंसीज़ को लिख लिया। थर्ड स्टेप में आपने टैली चिन्ह लगा दी। आप सेम बात यहाँ वहाँ पर लिख देंगे। जैसे जैसे आप करते जाएं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके आप उसको लिखते जाइए। स्टेप कम ज़्यादा हो सकते हैं, लिखना आपको अपनी भाषा में है, इसका कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं होता है क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे आपने ज्योमेट्री में करते थे वही सेम काम यहाँ पर है। आपको अपनी भाषा में आप क्या कर रहे हैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फ्रीक्वेंसी टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है किस तरीके से बनाई जाती है। 2 तरीके के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप जो है प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो जैसे ही फिनिश होगी उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, तो वहाँ से आप जो है मैच कर सकते हैं। वहाँ से मैच करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही था या नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आपको कराया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट बात और यहाँ पर आपको कहनी थी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आ जाता है, टॉपिक आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कई बार जैसे आपका फ्रीक्वेंसी होता है वैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी ना पूछकर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है।
ठीक है, आपको कोई भी डाटा दिया जा सकता है और कहा जा सकता है इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाइए या संचयी आवर्ती वितरण तालिका का निर्माण करें। तब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये स्कोर है, डाटा दे दिया आपको, ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले टेबल बनाई, कैटेगरी लिखी, ठीक है, स्कोर लिख दिया, आपका स्कोर 1 है, यहाँ पर 1 लिख दिया, 2 है 2 भी लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, 4 है 4 लिख दिया, 5 है 5 लिख दिया। अब आपने फ्रीक्वेंसी लिखी, ठीक है, 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 1 2 टाइम्स लिख दिया, 2 5 टाइम्स आ रहा है, 3 4 टाइम्स आ रहा है, 4 2 टाइम्स आ रहा है, 5 1 टाइम्स आ रहा है, फ्रीक्वेंसी लिख दी। यहाँ पर आपको टैली चिन्ह लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, जब केवल फ्रीक्वेंसी पूछी जाए टैली चिन्ह की ज़रूरत है। यहाँ पर आप चाहें तो लगा लीजिए और चाहें तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं टैली चिन्ह का, और उसमें आप जो है टैली चिन्ह लगा सकते हैं। ये इस तरीके से आपका टैली चिन्ह का भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट मेन चीज़ आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, संचयी बारंबारता। इसको सबसे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट तरीका। इसमें करना क्या है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम लिखनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट नंबर पर जो भी है वो सेम टू सेम नंबर लिखना है। 2 था 2 लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर को ऐड करोगे, 2 + 5 7, 7 इसके सामने लिख दोगे। नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे यानी कि फ्रीक्वेंसी, 7 + 4 11 होता है, इसके सामने लिख दिया। अब 11 + 2 13, 13 + 1 14। इस तरीके से जिगजैग फॉर्म में आपका चलता रहेगा, आप ऐड करते जाइए, लिखते रहिएगा, एंड तक आपका यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। यही आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवर्ती कहलाती है। इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी, लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही रहा नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आपका मिस्टेक हो जाए बीच में कैलकुलेशन में और आपका आंसर गलत आ जाए। उसका सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है कि आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है। एंड की जो भी आपकी वैल्यू आएगी, एंड में लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी आएगी, आखिरी की संचयी आवर्ती जो आपकी आएगी, जैसे यहाँ पर 14 आया हुआ है, वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। आप यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी करके देख लीजिए, 14 आया हुआ है, लास्ट 14 है, तो आपका आंसर सही है। अगर ये दोनों मैच नहीं करती मतलब कहीं ना कहीं ऊपर कैलकुलेशन में आपने गड़बड़ कर दी, आप दोबारा चेक कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर सही हो जाएगा। ये चीज़ आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में ट्रिक जो है बहुत काम आएगी। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज़ें आपकी हो गई हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीन पर आपको जो है अभी मैंने क्वेश्चंस दिए थे, आप उन क्वेश्चंस को करेंगे, कल की वीडियो में उसका आंसर आ जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।